19 नवंबर 1951 को जन्मी जीनत के पिता अमानुल्लाह खान फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर थे। जब वो 13 साल की थी तो सर से पिता का साया उठ गया। मां ने मुंबई के बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया और आगे की पढ़ाई के लिए पंचगनी और फिर लॉस एंजलिस भी भेजा। 19 साल की उम्र में मॉडलिंग करने उतरी तो मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। हालांकि पारिवारिक बैकग्राउंड फिल्म से जुड़ा था, लेकिन वो आई थी पत्रकार बनने। फिर पत्रकारिता करने लगी, लेकिन देव आनंद ने ऑफर दिया तो फिल्म में उतर आई। उन्होंने अपना सरनेम अपने पिता के नाम पर अमान रखा। जीनत अमान को देव आनंद की खोज माना जाता था और अपनी पहली फिल्म द एविल विदिन में इन्होंने इस हैंडसम अभिनेता के साथ काम किया था। Must be my English temperament. I thought you were Asian. इंडो फिलिपिनो प्रोडक्शन की ये फिल्म अंग्रेजी भाषा में थी और 1970 में रिलीज हुई थी। वो इस थ्रिलर फिल्म में देव आनंद की स्मॉल टाइम प्रेमिका के छोटे से रोल में उतरी थी। A delicate balance between love and hate. Something even an animal feels. अगले साल यानी 1971 में उन्हें ओपी रल्हन के फिल्म हलचल में एक छोटी सी भूमिका मिली। बैठिए। नहीं, आप बैठिए, मैं उधर बैठती हूँ और लोग भी आने वाले हैं। अच्छा, नमस्ते। ये फिल्म उनके साथ साथ कबीर बेदी के लिए भी डेब्यू फिल्म थी। उसी साल जब देव साहब ने हिंदी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा बनाई, तब उन्होंने जीनत को खुद की बहन जेनिस के ग्लैमरस रोल में उतारा। मिट जाएगा। उसी साल इन्हें फिल्म हंगामा में भी देखा गया। लेकिन देव आनंद ने इन्हें अपनी 1973 की जनवरी में रिलीज हुई अगली फिल्म हीरा पन्ना में अपने अपोजिट लीड हीरोइन बनाया, तो इन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिली। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। फिर तो उनकी किस्मत का दरवाजा खुल गया। उन्हें उसी साल आई यादों की बारात, धुंध और अगले साल यानी 1974 में आई रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली। अरे हाय हाय ये मजबूरी। कहते हैं कि 50 वर्ष की उम्र में पहुंच चुके देव आनंद उनसे लगभग आधी उम्र की इस हीरोइन के प्रति खासे आकर्षित थे। इसीलिए उन्होंने जीनत के अपोजिट बी.आर. इशारा जैसे बदनाम निर्देशक के फिल्म प्रेम शास्त्र में भी एक्टिंग करना स्वीकार कर लिया, जो वर्ष 1974 में रिलीज हुई थी। मुझे प्यार कर, ना 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 ना, इकरार कर, ना 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 ना। उसी साल देव आनंद ने जीनत अमान को लेकर अपनी अगली फिल्म इश्क 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 भी बनाई थी। आपके उठे कदम यूं मेरी आवाज पे 1974 में ही जीनत शम्मी कपूर की फिल्म मनोरंजन और राजेश खन्ना की फिल्म अजनबी में भी मुख्य भूमिका में नजर आईं। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे। देव आनंद ने 1975 में रिलीज हुई फिल्म वारंट में भी जीनत अमान के अपोजिट हीरो की मुख्य भूमिका निभाई। उसी साल रिलीज हुई फिल्म चोरी मेरा काम और अगले साल यानी 1976 में रिलीज दीवानगी में वो शशि कपूर के अपोजिट लीड हीरोइन के तौर पर उतरी। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल मानी गईं। मेरा काम देखो, चोरी मेरा काम। 1977 को अगर जीनत अमान की सफलता का साल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस साल उनके मुख्य भूमिकाओं वाली 7 फिल्में रिलीज हुईं और एक फिल्म में वो स्पेशल अपीयरेंस में भी नजर आईं। इनमें से 2 फिल्मों में वो देव आनंद साहब के साथ थीं। इनमें पहली थी कलाबाज, जिसे यश कोहली ने बनाया था। प्यारा प्यारा समा है, प्यार कर ले नहीं तो पीछे पछताएगी। उसी साल जीनत अमान ने गोगी आनंद की फिल्म डार्लिंग डार्लिंग में भी देव आनंद के अपोजिट लीड हीरोइन के तौर पर काम किया। हेलो डार्लिंग, हेलो डार्लिंग, डार्लिंग डार्लिंग। वो उस साल राजेश खन्ना के अपोजिट भी 2 फिल्मों आशिक हूँ बहारों का और छैला बाबू में नजर आईं। यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए
और फिल्म धर्मवीर ने भी खासी प्रसिद्धि बटोरी, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के अपोजिट राजकुमारी की भूमिका में जलवे बिखेरे। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। धर्मेंद्र के अपोजिट वो एक और बड़े बजट की फिल्म शालीमार में भी उतरी और बेहद आकर्षक भी दिखी। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी, ना शराफत। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी चर्चा देव आनंद के साथ ही बनी रही। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा। इस अफेयर के किस्से पर तब विराम लगा जब वो अगले साल यानी 1978 में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के बोल्ड और बिंदास किरदार रूपा की भूमिका निभाने राज कपूर के कैंप में जा पहुंची। इसके बाद वो देव आनंद के साथ दोबारा कभी नजर नहीं आई। वर्ष 1978 उनके लिए व्यावसायिक तौर पर खासा सफल रहा। उस साल वो फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन के साथ उतरी, जो सुपरहिट रही। जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। उस साल उनकी अन्य फिल्में चोर के घर चोर व हीरालाल पन्नालाल रहीं। अगले साल यानी 1979 में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म ग्रेट गैम्बलर आई, जो बॉक्स ऑफिस पर खासी सफल रही। दो लफ्जों की है दिल की कहानी। वर्ष 1980 को भी जीनत अमान की सफलताओं के साल के तौर पर याद किया जाता है। इस साल भी उनके सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दोस्ताना आई, जो सुपरहिट रही। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा भी लीड रोल में थे। उसी साल एक और सुपरहिट फिल्म कुर्बानी में भी उनकी मुख्य भूमिका रही, जो फिरोज खान ने बनाई थी। इसके अलावा मल्टी स्टारर फिल्म टक्कर और राम बलराम में भी उनका जलवा देखने लायक रहा। मिल गई। वर्ष 1980 में उनकी अन्य फिल्में बॉम्बे 405 मील व अली बाबा और 40 चोर भी आईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही संजय खान की अब्दुल्ला और बी.आर. चोपड़ा की इंसाफ का तराजू। इंसाफ का तराजू अपने बोल्ड दृश्यों और साहसिक अभिनय के कारण चर्चा में रही। और उसके राज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। भारती, और ये सजा मैं हर उस आदमी को दूंगी जो औरत को एक खिलौना समझता है। इस साल जीनत की दूसरी सबसे चर्चित फिल्म रही अब्दुल्ला। कहते हैं ये फिल्म उनकी निजी जिंदगी में खुशी और गम दोनों साथ साथ लेकर आई। इस फिल्म और इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं इनके करियर की। 1981 में वो धर्मेंद्र के साथ 3 फिल्मों में नजर आईं, जिनके नाम थे क्रोधी, कातिलों के कातिल और प्रोफेसर प्यारेलाल। ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। इसी साल उनकी अमिताभ बच्चन के साथ भी एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था लवारिस। वर्ष 1982 में भी इनकी कई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन वो सब बॉक्स ऑफिस पर औसत दर्जे तक ही पहुंच पाईं। उस साल आई उनकी प्रमुख फिल्में रहीं तीसरी आंख, जानवर, प्यास, दौलत, अशांति और सम्राट आदि। अब मेरी बारी आई, जिगर थाम लो। इसी साल वो राज कपूर साहब के साथ भी एक फिल्म में नजर आईं, जिसका नाम था गोपी चंद जासूस। वर्ष 1983 में उनकी 2 फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ रिलीज हुई। पहली थी महान, जिसमें अमिताभ के ट्रिपल रोल थे। उनके एक रोल की सशक्त नायिका बनी थी जीनत अमान।
उस साल अमिताभ बच्चन के साथ आई जीनत अमान की दूसरी फिल्म पुकार में भी सुपरस्टार अभिनेता का डबल रोल था। वैसे तो फिल्म नायक प्रधान थी, लेकिन जीनत अमान गोवा की एक खूबसूरत हसीना के किरदार में खूब जंची। समुंदर में नहा के और भी नमकीन। उस साल आई उनकी अन्य फिल्में थी हमसे है जमाना, तकदीर और बंधन कच्चे धागों का। अगले साल यानी 1984 में उनकी 5 फिल्में आईं, जो थी ये देश, पाखंडी, जागीर, सोहनी महिवाल और मेरी अदालत। आज खुशी के साथ, नाच ले आज किसी के साथ। अब जीनत को मुख्य अभिनेत्री के अलावा सह अभिनेत्री की भूमिकाएं भी मिलने लगी थीं। 1985 में उन्हें 4 फिल्में मिली, जो थी यार कसम, भवानी जंक्शन, अमीर आदमी गरीब आदमी और यादों की कसम। ये सभी फिल्में किसी बड़े बैनर की नहीं थीं और उन्होंने साधारण कारोबार किया। 1986 में उन्होंने चेतन आनंद की फिल्म हाथों की लकीरें और भरत रंगाचारी की बात बन जाए में मुख्य हीरोइन के तौर पर अभिनय किया। हालांकि उस साल उनकी जो सबसे चर्चित फिल्म रही वो थी बी.आर. इशारा की औरत। बदन के साथ जानलेवा अदाएं भी हैं और गले के साथ अंदाज भी है। ये एक हीरोइन प्रधान फिल्म थी जिसमें इशारा साहब की फिल्मों का मसाला भरपूर था। हालांकि जीनत उनकी उम्मीदों पर पूरी खरी उतरी, लेकिन फिल्म बहुत चल नहीं पाई। आम की गुठली नहीं है औरत, केले का छिलका भी नहीं है औरत। औरत तो वो पेड़ है जिस पर मर्द नाम का फल लगता है। 1987 में उन्हें सिर्फ एक फिल्म मिल सकी जिसका नाम था डाकू हसीना। ये एक फॉर्मूला फिल्म थी जिसमें जीनत अमान डाकू की भूमिका में थी। बाद के वर्षों में जीनत अमान कम फिल्में करने लगी। उन्होंने कैरेक्टर रोल, पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह के किरदार निभाए। फिल्में ही नहीं, टीवी सीरीज भी किए। जीनत अमान ने अपने बिंदास अभिनय से भारतीय समाज में आधुनिक और बोल्ड नारी की वो छवि गढ़ी जो बॉलीवुड में एक मिसाल है। सार्वजनिक जीवन में जीनत अमान को चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न माना जाए, निजी जिंदगी खासकर पारिवारिक तौर पर उन्हें कट्टर धार्मिक ही माना गया। उनकी पर्सनल जिंदगी में कई अफेयर माने गए, लेकिन उन्होंने जब भी अपना जीवन साथी चुनने की कोशिश की, इस बात का खास ख्याल रखा कि मजहब की दीवार बीच में न आए। उन्हें देव आनंद की खोज माना जाता था और इस दिग्गज अभिनेता ने अपने इंटरव्यू में स्वीकार भी किया था कि उन्हें जीनत बेहद पसंद थी, लेकिन उनकी प्रेम कहानी किसी अंजाम तक पहुंचे बिना ही खत्म हो गई। दरअसल मुंबई के ताज होटल में रंदेवू में देव साहब ने जिस दिन जीनत अमान को प्रपोज करने की योजना बनाई थी, उसी दिन राज कपूर साहब ने सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म की शुरुआत के लिए वहीं पार्टी रखी थी। कहते हैं पार्टी में राज कपूर नशे में झूम रहे थे और जब जीनत अमान उनकी बाहों में साथ में झूमने लगी तो देव साहब का दिल टूट गया। जीनत के राज कपूर के कैंप में शामिल होने की खबर से देव आनंद पहले ही दुखी थे, सो इस रिश्ते का वहीं पटाक्षेप हो गया। जीनत ने अपनी मर्जी से अपना पहला जीवन साथी चुना शाह अब्बास यानी संजय खान को। संजय फिल्म अब्दुल्ला बना रहे थे, जिसकी शूटिंग के दौरान दोनों काफी करीब आ गए। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी, लेकिन जीनत ने फिर भी उनके साथ रिश्ता बना लिया। बात 1978 की है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग जैसलमेर में हुई थी और उस दौरान सिने ब्लिट्ज मैगजीन में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक 30 दिसंबर 1978 को दोनों ने 2 गवाहों की मौजूदगी में शादी कर ली थी। खुद जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में ये कबूला था कि उन्होंने संजय खान से शादी की थी। आर्टिकल के मुताबिक एक बार जब संजय खान बीमार पड़े थे तो जीनत अली बाबा और 40 चोर की शूटिंग के लिए रूस में थी, लेकिन बीच में ही सब कुछ छोड़कर अपने बीमार प्रेमी को देखने आ गईं। संजय की खातिर जीनत ने अपने प्रोड्यूसर तक को नाराज कर दिया था। उस दौर में मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक संजय और जीनत की लव स्टोरी उस समय काफी सुर्खियों में थी। बॉलीवुड में हर तरफ इसकी चर्चा थी। हालांकि उस दौरान जीनत के करीबी ये कहा करते थे कि संजय खान उनका इस्तेमाल कर रहे थे। फिल्म अब्दुल्ला के बाद संजय जीनत को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। सिने ब्लिट्ज के आर्टिकल के मुताबिक जीनत के साथ हुआ भी ऐसा ही। उनकी लव स्टोरी का द एंड अब्दुल्ला की रिलीज से पहले ही हो गया।
इस वाकये को सिने ब्लेड्स मैगजीन ने डिटेल में छापा था। संजय खान फिल्म अब्दुल्ला का एक गाना दोबारा शूट करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जीनत अमान को फोन किया था। जीनत उस वक्त अपनी अगली फिल्म की शूटिंग लोनावला में कर रही थीं। वो फोन पर नहीं आ पाईं। गौरतलब है कि उन दिनों आज की तरह मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जीनत फोन पर आई थीं और जब उन्होंने आने में असमर्थता जताई तो संजय ने उन्हें भला बुरा कह डाला। बहरहाल वो संजय से मिलने उनके घर आ गईं, लेकिन उन्हें वहां बताया गया कि घर के सभी लोग एक पार्टी में हैं जो 5 स्टार होटल ताज में हो रही है। जीनत संजय से मिलने ताज होटल में हो रही पार्टी में पहुंची थीं। संजय जीनत को पार्टी हॉल के एक बगल के कमरे में ले गए और उनकी बात सुने बगैर जीनत की पिटाई करने लगे। संजय जानवरों की तरह जीनत को पीटते रहे और पार्टी में आए लोग ये सब देखते रहे। आर्टिकल के मुताबिक संजय ने जीनत पर धोखे का आरोप लगाया था। जीनत को बचाने जब उनकी हेयर ड्रेसर फ्लोरी गई तब संजय ने उसे भी धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया था। आर्टिकल के मुताबिक संजय ने एक कुर्सी उठाकर जीनत को मारा था और उसी दौरान जीनत को बहुत चोट आई थी। उस दौर में छपी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय जब जीनत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे उस वक्त उनकी वाइफ जरीन खान भी उनके साथ थी और उन्होंने भी जीनत पर हाथ उठाया था। जीनत को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनका चेहरा खून से रंग गया था और कहते हैं कि इसी मारपीट में जीनत की एक आंख में चोट लग गई थी जिसका असर जीवन भर रहा। बाद में होटल स्टाफ ने बीच बचाव किया और जीनत को अस्पताल पहुंचाया। करीब 8 दिनों तक वो बिस्तर पर पड़ी नहीं और उनके जख्म भरने में करीब 2 महीने लग गए थे। उस वक्त जीनत डिप्रेशन में आ गई। महीनों उनका इलाज चलता रहा। आर्टिकल के मुताबिक जीनत ने संजय के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं की। जीनत संजय से प्यार करती थीं और उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थीं। जीनत ने संजय के साथ अपनी शादी बचाने की कोशिश की, लेकिन पहले से शादीशुदा संजय अब उनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। दोनों के रिश्तों में इस कदर कड़वाहट आ गई कि फिल्म अब्दुल्ला के रिलीज होने से पहले ही संजय खान और जीनत की लव स्टोरी हेट स्टोरी में बदल गई थी और फिर संजय और जीनत ने 24 नवंबर 1979 को तलाक ले लिया। संजय और जीनत की ये कंट्रोवर्शियल कहानी उस दौर में खासी सुर्खियों में रही। जीनत अमान ने संजय खान को भुलाकर अपना ध्यान करियर पर लगाया। बताते हैं कि उन्हीं दिनों जीनत की नजदीकियां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी इमरान खान से बढ़ गई थीं। वर्ष 1979 के 5 अक्टूबर को इमरान खान के 27वें जन्मदिन पर जीनत उनकी खास मेहमान के तौर पर पार्टी में मौजूद थीं। हालांकि इमरान दिलफेक तबीयत के माने जाते थे, लिहाजा दोनों की लंबी निभ नहीं पाई। फिर सन 1985 में उन्होंने अभिनेता मजहर खान से शादी कर ली जो उनसे 4 साल छोटे थे। मजहर खान को फिल्म शान में अब्दुल्ला के किरदार के लिए अरसे तक याद रखा जाएगा। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर। दरअसल मजहर खान की ये तीसरी शादी थी। वो जीनत से पहले दिलीप कुमार की भांजी रूबीना मुमताज से और उससे भी पहले एक मॉडल नंदिनी सेन से शादी कर चुके थे, जिससे कुछ वर्षों में तलाक हो गया था। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में जीनत ने बताया था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं रही। हालांकि दोनों के 2 बच्चे हैं और मजहर खान की मौत सन 1998 में किडनी की बीमारी की वजह से हो गई थी। जीनत अमान की उम्र 60 से भी अधिक हो चुकी है और उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी है कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। फरवरी 2018 में जीनत ने बिजनेसमैन अमन खन्ना उर्फ सरफराज पर रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। जीनत ने मुंबई पुलिस में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद सरफराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कोर्ट में जाने के बाद मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया था। अमन उर्फ सरफराज ने कोर्ट में कुछ सबूत दिखाए थे, जिसके मुताबिक जीनत अमान ने उनसे शादी की थी। मुंबई के एक मौलवी ने भी शादी की बात को कोर्ट में कबूल किया था। मौलवी के मुताबिक जीनत ने जब शादी की थी तो वो 59 की और सरफराज 33 साल के थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमन ने जीनत के कहने पर उनके लिए अपना धर्म बदला और फिर उनसे निकाह किया था। जीनत की कुछ तस्वीरें भी सरफराज के साथ सामने आई थीं, जिसमें दोनों मक्का गए हुए हैं। फिलहाल सरफराज करीब 2 साल जेल में गुजारने के बाद बेल पर बाहर हैं और खबर है कि जीनत हर्जाना लेकर मामला खत्म करने पर राजी हो गईं।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास जीनत अमान से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।